स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी, जहां पर आपको हम दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से मुलाकात कराते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार की चाल यहां से आगे की कैसी होगी और कौन से फैक्टर्स और कौन से ट्रिगर्स उन्हें प्रभावित करेंगे। आज शुरुआत बाजार की अच्छी हुई, हालांकि निफ्टी एक रेंज में है, करीब 40 अंकों के आसपास की तेजी है और इस तेजी के पीछे जो बड़ी वजह है, जो सपोर्ट है, वो है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक करीब 350 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है और आज नया शिखर बनाया है। 59,000 के लेवल से थोड़ा सा ही दूर रह गया था निफ्टी बैंक। इस वक्त 58,890 के आसपास कर रहा है ट्रेड। आज आपको गाइड करने के लिए, बाजार में आपकी रणनीति बनाने में मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक दिग्गज मेहमान, विजय मंत्री, फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर विजय मंत्री। मंत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से आज हमें समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सर, बाजार में चीजें तो ठीक ही लग रही हैं, अर्निंग का सपोर्ट मिल गया, जिसकी उम्मीद इतनी ज्यादा नहीं थी कि इतने अच्छे नतीजे आ जाएंगे। अब एक ट्रिगर बच जाएगा कि अमेरिका और भारत के बीच में किस तरह की ट्रेड डील होती है। जरा बताइए सर कि बाजार में वे अहेड आगे की चाल आप कैसी देख रहे हैं और इन नतीजों में अगर हम बात करें, आपको सिल्वर लाइनिंग क्या दिखी है? सबसे पहले धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए और आपके सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। तो अभी जो इक्विटी मार्केट है वो रीजनेबल वैल्यूड है, न बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, न एक्चुअली चीप मार्केट है। और ये उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि इंडियन मार्केट हमको सस्ते दामों पे मिलेगा। मतलब इंडियन मार्केट को सस्ते दामों पे ढूंढना, जैसे कि मुंबई में रियल एस्टेट आपको सस्ते दामों में मिल जाए, उम्मीद करना वो जमाना चला गया है। और अभी आगे से बाजार का रुख रहेगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर और कंप्लीटली बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में ध्यान देना चाहिए। निफ्टी 50 पूरी कहानी नहीं बताता, सेंसेक्स पूरी कहानी नहीं बता सकता है। जो बड़ा ग्रोथ हो रहा है, बड़ा ग्रोथ उसके बाहर हो रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 एक मार्केट कैप लिंक्ड इंडाइसेस है और उसके अंदर बहुत ज्यादा वेटेज बैंकिंग इंडस्ट्री का है, 35% के आसपास। तो जिस दिन बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे चलते हैं, जनरली निफ्टी अच्छी चलती है। लेकिन जो बड़ा सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जो पोस्ट कोविड जिसमें बहुत जबरदस्त तेजी आई है, वो काफी सेक्टर निफ्टी 50 के बाहर है। तो वहां नंबर इतने खराब पहले भी नहीं थे, लेकिन हेडलाइन हम निफ्टी देखते हैं, निफ्टी 50 देखते हैं, उसके नंबर देखते हैं, वो अर्निंग ग्रोथ कम है। लेकिन उसके बाहर अगर आप देखें, मिडिल स्मॉल कैप में अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छा है। लेकिन मिडिल स्मॉल कैप 1-1.5 साल पहले काफी टॉप आउट हो गए थे, तो उसमें एक सवा साल का करेक्शन दौर चला है। तो मुझे लगता है आने वाले पीरियड के अंदर हमको अर्निंग को ही देखना है और जहां जहां अर्निंग अच्छी रहेगी वहां आपको बाजार के अंदर एक्शन दिखेगा। जी मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं आज तेज दौड़ लगा रहे हैं, नए रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी बैंक है, निफ्टी पीएसयू बैंक भी चल रहा है। हालांकि जो प्राइवेट बैंकिंग के दिग्गज हैं उनकी रफ्तार थोड़ी सी स्लो है। विद इन बैंकिंग स्टॉक्स आपका भरोसा कहां पर है? किन स्टॉक्स को लेकर, मतलब किन एरिया को लेकर आप ज्यादा कन्विंस्ड हैं कि तेजी आगे और ज्यादा होगी? मुझे लगता है पूरा बैंकिंग स्पेस बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि एक्सेप्ट पीएसयू बैंक कहीं पिछले 5 सालों में बड़ा पैसा नहीं बना। और बैंकिंग इंडस्ट्री को आप देखो कि वेरी वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और वहां क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा था। एक बड़ी एंटिटी का मर्जर हुआ था, एक जगह लीडरशिप के चैलेंज है, एक जगह कोई और चैलेंज थे। मुझे लगता है सारी चीजें धीरे धीरे हमारे पीछे जाना चालू हो गया है और अभी बैंकिंग इंडस्ट्री अगर आप देखो तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है। क्रेडिट डिमांड वहां पे पिकअप हो रही है धीरे धीरे। और जो जो इंडियन इकोनॉमी ज्यादा फॉर्मल होती जाएगी, तो त्यों त्यों बैंकिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा। जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि आपका घर का खर्चा 50,000 रुपए है, पहले शायद 40,000 रुपया कैश में होता था, 10,000 रुपया वाइट सिस्टम में होता था। अभी वो सिचुएशन ऐसी है कि ज्यादा पैसा आपका खर्च हो रहा है फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर थ्रू, मतलब ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो सारा पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री के थ्रू सर्कुलेट होता है और उस सर्कुलेशन में बैंकिंग इंडस्ट्री पैसा बनाती है। तो क्रेडिट ग्रोथ के थ्रू बनाती है, उसके अलावा कैपिटल मार्केट में जो एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू बैंकिंग इंडस्ट्री पैसा बनाती है। तो खाली उनका एक ओवरहैंग था एनपीएस का, और बाद में पर्सनल लोन पे एनपीएस का, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है बैंकिंग इंडस्ट्री, बीएफएसएल पूरा सेगमेंट
उसमें बैंकिंग भी हो गया, एनबीएफसी भी हो गया, कैपिटल मार्केट के प्रोडक्ट भी हो गए। तो वहां अगले 4-5 सालों में अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। मंत्री जी, अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो लोगों ने पैसे बनाए नहीं है। अगर आप इंडेक्स को भी देखेंगे 6 महीने में देखेंगे तो फिर आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा। इस साल 2% नीचे है एफएमसीजी का इंडेक्स, लेकिन कई अच्छी चीज़ें हुई हैं। इनकम टैक्स को लेकर राहत मिली। सरकार ने भी, आरबीआई ने भी अपनी ब्याज दरों में कटौती की। जीएसटी को लेकर सरकार ने राहत दे दी। लेकिन ये इंडेक्स बहुत चला नहीं है। तो एफएमसीजी को लेकर आप कितने कन्विंस्ड हैं, कितने बुलिश हैं, या फिर एफएमसीजी को छोड़ दें, बाकी जो कंजम्पशन वाले खेमा है वहां पर पैसे बनाने के मौके बेहतर दिखाई देंगे? आपने एकदम सही पकड़ा बात। और पहले एक एफएमसीजी कंपनीज को कंजम्पशन का बैरोमीटर समझा जाता था, अभी बिल्कुल वैसा नहीं है। और उसका कारण था क्यों एफएमसीजी को कंजम्पशन का बैरोमीटर समझा जाता था, क्योंकि पिछले 70-80 सालों में इन कंपनियों ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ बढ़ाया है। इन कंपनीज के प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन बढ़ा और इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा है। इन तीनों का इतना गोल्डी लाइक कॉम्बिनेशन था कि ये कंपनियां 30-30, 40-40 सालों तक जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करती रही। आने वाले पीरियड के अंदर इन तीनों चीजों पे बड़े चैलेंज हैं। फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन, जो एफएमसीजी कंपनी का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हुआ करता था, वो डिस्ट्रीब्यूशन इस टेक के जमाने में कोलैप्स हो गया है। आज आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम है आपके हाथ का मोबाइल फोन। दूसरा, अगर हम देखें कंजम्पशन पैटर्न पे, तो आप टूथपेस्ट ले लो, नूडल्स ले लो, साबुन ले लो, ये 98-99% घरों में पहुंच चुके हैं। और वहां कंजम्पशन का इंटेंसिटी ज्यादा नहीं हो सकता। आप कितना टाइम टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंजम्पशन कहाँ बढ़ रहा है? ब्यूटी प्रोडक्ट में कंजम्पशन बढ़ रहा है, आपका कंजम्पशन ट्रेवल 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 एंड टूरिज्म में बढ़ रहा है, एल्कोहल में बढ़ रहा है, फूड टेक कंपनीज में बढ़ रहा है, जो पहले फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं था। होटल में बाहर खाना खा रहे थे, वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं था, अभी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हो गया है। तो कंजम्पशन बड़ा बास्केट, वहां बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम खाली भी $2800 है। और जिस भी कंट्री में कंजम्पशन बूम आया है, जब पर कैपिटा इनकम 2500-3000 के ऊपर जाके 4-4.5 हजार पे जाता है, तब जबरदस्त कंजम्पशन बूम आता है। और हम उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जब पॉपुलेशन 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी कंट्री। तो ये बहुत बड़ा मेगा थीम है कंजम्पशन वाला। ये 2-3 साल का थीम नहीं है, 5-10 साल का थीम है। लेकिन इमीडिएट मैजिकल तरीके से पैसा बनाने की मत सोचिए। या बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन पेशेंस के साथ और लॉन्ग टर्म के साथ बनेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो आपके ओल्ड एफएमसीजी स्टॉक्स है, उनमें बड़ा पैसा नहीं बनेगा। ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, एफ देखिए लगातार बेच रहे हैं, और अब ये हो रहा है कि क्वांटम भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हालांकि अगर हम पिछले 4-5 साल देखेंगे तो बिना एफ के सपोर्ट के भी बाजार चला है, और अच्छे से चला है। निफ्टी बैंक ने भी नया रिकॉर्ड हाई तो बना ही दिया है, और निफ्टी भी बहुत थोड़ी दूर रह गया है। लेकिन प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर एफ को भारत में प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है? एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, यहां से बाजार के लिए आपको रिस्क क्या नजर आ रहा है? क्या कोई रिस्क है, कोई स्पीड ब्रेकर हो सकते हैं बाजार के लिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मुझे लगता है ये बदलते भारत की तस्वीर है कि पहला अक्सर सवाल पहले एफआई पे होता था, अभी वो सवाल लास्ट आ गया है। इसका मतलब उनका धीरे धीरे सिग्निफिकेंस कम होते जा रहा है। और एफआई ने पैसा निकाला, उसके 2-3 बड़े रीजन है। एक तो उनको आउटसाइड यूएस से और आउटसाइड इंडिया बहुत सारे मार्केट में वैल्यू दिखी, चाहे जापान हो गया, चाहे यूरोप हो गया, चाहे पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, वो उनको वैल्यू प्ले दिखा। और वहाँ वैल्यू प्ले उनका प्लेड आउट हुआ है। दूसरा, यूएस के अंदर पूरा बाजार मेगा 7 से कनेक्टेड है। तो ये मुझे लगता है टैक्टिकल कॉल एफआईआई ने ली है। लेकिन जो बड़े वेल्थ फंड है, दे आर स्टिल वेरी बुलिश इन इंडिया, क्योंकि वो क्वार्टरली कॉल या ईयरली कॉल नहीं लेते, वो डिकेडल कॉल लेते हैं। तो उन फंड के लिए इंडिया में एग्जिट उन लोगों ने बटन नहीं दबाया है। दूसरा, जहां तक आपका सवाल है बाजार में बड़ा रिस्क है, मुझे लगता नहीं बाजार में इंडियन इक्विटी मार्केट में कोई बड़ा रिस्क है। ये मैं आज से नहीं, मैं करीब करीब 1.5-2 साल से बोल रहा हूँ कि इस मार्केट में बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला है।
और वो बड़ा करेक्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा करेक्शन बड़ी तेजी के बाद आता है। 92 में देख लो, 2000 के अंदर देख लो, 2008 के अंदर देख लो, जो मार्केट में ग्रोथ थी वो 2024 में उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। और यही कारण है कि आप निफ्टी लेवल पे आफ्टर एक साल बाद हम ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा लोअर लेवल पे है। तो मुझे इस बाजार में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लग रहा है। और तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊं मैं, कि टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 75 लाख करोड़ की है। उसमें 35 लाख करोड़ रुपया डेट निकाल दो तो 40-45 लाख करोड़ तो खाली इक्विटी का पैसा है। उसके अलावा एनपीएस है, उसके अलावा ईपीएफओ का बहुत बड़ा पैसा है। पीएमएस और एआईएफ का मिला के 6 लाख से 10 लाख करोड़ का पैसा है। और इंश्योरेंस का पैसा है। उसके अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर का खुद का बहुत बड़ा पैसा है। तो अभी क्यों इक्विटी को कोई कोई मतलब मार्जिनल एसेट कैटेगरी नहीं रही है। इक्विटी हैज बिकम ए फ्रंट लाइन एसेट कैटेगरी फॉर मेनी पीपल। तो यहाँ अभी ओनरशिप बहुत तगड़ी है। और अगर यहाँ बाजार में करेक्शन आया तो हमने इंडियन इन्वेस्टर का ट्रैक जी जी। रिकॉर्ड देखा है कि जिस महीने में बाजार गिरता है वहां म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा बाइंग होती है। तो मुझे कोई एफआई का कुछ नहीं पड़ा। आवे तो बहुत जी वेलकम है, नहीं आवे तो भीड़ कम है। हाँ ठीक है, आ जाए तो स्वागत है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम आप हमारी स्ट्रेंथ है, हम अपनी स्ट्रेंथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मंत्री जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपने व्यूज़ हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए और उन्हें गाइड करने के लिए। चलिए इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे। ब्रेक के बाद हम मिड कैप शेयरों की बातचीत करेंगे। मिड कैप मसाला में आपके चाहेगा नहीं। नमस्कार।